नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बरसात की। दरअसल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से ही दिल्ली के कई इलाकों में बरसात देखने को मिल रही थी, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हमने देखा था कि पिछले दिनों में जब बरसात हुई थी तो कैसे दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया था, किस तरह से लोगों को जलभराव का से जो परेशानियां हो रही थी उनकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और अब आपको बता दें कि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि शाम तक कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी कई जगहों पर हल्की बारिश देखने को मिली थी। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही बादल छाए रहे। इस दौरान कई जगहों पर हल्की बरसात हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। वहीं बारिश का वायु गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार का दिन औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 के अंक पर यानी कि संतोषजनक श्रेणी में रहा है। तो बारिश की वजह से एक और तो लोगों को राहत मिली है। लोग जो हैं उमस भरी गर्मी से निजात लोगों को मिली है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से हमने पहले भी तस्वीरें देखी थी, जलभराव की जो तस्वीरें सामने आई थी, क्या वैसी तस्वीरें दोबारा सामने आएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली गलतियों से प्रशासन ने कितना सीखा है, यहां पर यह भी देखने वाली बात होगी। देश लाइव में बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इन भूकंप के झटकों की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में शनिवार सुबह 5:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा समेत कई जिलों में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया गया है। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं श्रीनगर और रुद्रप्रयाग इलाके में गुरुवार आधी रात के बाद हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी थी। उसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर कलियासौड़ के पास सिरोबगढ़ में 3 वाहन भूस्खलन और मलबे में दब गए। सड़क बंद होने के कारण सड़क पर खड़े एक टैंकर के अलकनंदा नदी में समाने की आशंका है। टैंकर में ड्राइवर और उसका एक साथी बताया जा रहा है। बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे भी कई जगहों पर मलबा आने की वजह से बंद रहा, जिसे अब यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और लगातार बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। दूसरी ओर अब भूकंप के झटकों से भी उत्तराखंड थर्रा उठा है। ग्यारह सितंबर अमेरिकी इतिहास में आज की तारीख एक काले दिन के रूप में दर्ज है। आपको बता दें कि आज ही के दिन साल 2001 में अमेरिका में आतंकियों ने आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पूरा अमेरिका दहल उठा था। तो 11 सितंबर की तारीख अमेरिकी इतिहास में काले पन्ने के रूप में दर्ज है। आज ही के दिन 2001 में हुए आतंकी हमले ने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया था। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले में 3000 के करीब लोगों की मौत हो गई थी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस दिन को अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया था। 11 सितंबर 2001 की उस सुबह को कोई भी भुला नहीं सकता, जब रोज की तरह दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भी करीब 18,000 कर्मचारी रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे। लेकिन सुबह 8:46 पर हुए आतंकी हमले से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दहल उठा। अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हाईजैक किए थे और जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिससे विमान पर सवार सभी लोग और बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हजारों लोग भी मारे गए। हमला जिन विमानों से किया गया था उनकी रफ्तार 987.6 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। देखते ही देखते दोनों इमारतें 2 घंटे के अंदर ढह गई। पास की इमारतें नष्ट हो गईं और अन्य इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद आतंकियों ने तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर आर्लिंगटन वर्जीनिया में पेंटागन में टकरा दिया। वाशिंगटन डीसी की ओर टारगेट किए गए चौथे विमान के कुछ यात्रियों और उड़ान चालक दल ने विमान का नियंत्रण फिर से लेने की कोशिश के बाद विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में शैंक्सविले के पास एक खेत में क्रैश होकर गिरा। इस खौफनाक आतंकी हमले में 3000 के करीब लोगों की जान चली गई थी, जिनमेमें 400 पुलिस अफसर और फायर फाइटर्स भी शामिल थे। पूरी इमारत करीब 2 घंटे में मलबे में तब्दील हो गई थी। मारे गए लोगों में केवल 291 शव ही ऐसे थे जिनकी ठीक से पहचान की जा सके। इस हमले के बाद भारतीय व्यापारियों ने हजारों टन मलबे को करीब 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इसमें से निकले लोहा और स्टील को रिसाइकिल कर नई इमारतों में इस्तेमाल किया गया था। इस दर्दनाक हमले के पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था। फिर अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया था। हालांकि इसमें पूरे 10 साल लग गए। 13 सालों के बाद वहीं नई इमारत काम करने के लिए खोल दी गई। पेंटागन को हुए नुकसान के 1 साल के अंदर साफ कर दिया गया और उसकी मरम्मत कर दी गई। बिल्डिंग के बगल में पेंटागन स्मारक बनाया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ध्वस्त इमारतों की जगह ग्राउंड जीरो पर बनी नई इमारत 104 मंजिल की है। ये इमारत न्यूयॉर्क या मैनहट्टन ही नहीं बल्कि अमेरिका की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार है। इसका नाम वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिया गया है। इस गगनचुंबी इमारत को फिर से बनाने में 8 साल लग गए। तो आज का दिन अमेरिकी इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज है। वहीं दूसरी ओर खबर यह भी थी कि आज ही के दिन जो तालिबान है वो अमेरिका के पुराने जख्म को कुरेदने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अब इस तरह की खबरों पर विराम लग गया है। पहले खबर थी कि आज ही के दिन तालिबान नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रख सकता है, लेकिन अब इसे तालिबान ने रद्द कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो तालिबान ने 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। अफगान सरकार के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्ला समांगानी ने ट्विटर पर कहा कि नई अफगान सरकार का शपथ ग्रहण कुछ दिन पहले रद्द कर दिया गया था। तालिबान ने सरकार गठन से पहले चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ ही अमेरिका को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। तालिबान ने यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया है जब अधिकतर देशों ने कह दिया है कि वे तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 बार टालने के बाद तालिबान ने बीते मंगलवार को अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया। हालांकि रूस ने तालिबान के निमंत्रण को ठुकरा दिया है और कहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। 20 साल पहले 2001 में अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया था। विमानों को हाईजैक करके आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन मुख्यालय से टकरा दिया था, जिसमें करीब 3000 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान पर आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान ने जो सरकार बनाई है, हालांकि उसे अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अब जो ये आरोप हैं वो सच होते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पाकिस्तानी पासपोर्ट और पहचान पत्र सामने आया है। दोनों दस्तावेजों में उसका नाम मोहम्मद आरिफ आगा के रूप में दर्ज किया गया है। इससे पाक खुफिया एजेंसी ISI के काबुल पर कब्जे के अभियान में तालिबान को मदद देने की खबरों को एक बार फिर बल मिला है। इस तरह से यह साबित होता है कि तालिबान की अफगान की सत्ता में वापसी में पाकिस्तान ने जमकर मदद की है। मुल्ला बरादर का पाकिस्तानी पहचान पत्र 10 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। इसमें उसका जन्म साल 1963 का बताया गया है। वहीं पिता के नाम के कॉलम में सैयद M नजीर आगा लिखा है।
ये पहचान पत्र ताउम्र वैध है। पाकिस्तान के महापंजीयक ने बाकायदा इस पर दस्तखत भी कर रखे हैं। वहीं मुल्ला बरादर के पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात करें तो ये 10 जुलाई 2014 को जारी किया गया था। पाकिस्तान पर लंबे अरसे से तालिबान को अफगान सुरक्षा बलों के खिलाफ अभियान में सैन्य, वित्तीय और खुफिया मदद मुहैया कराने के आरोप लगते आ रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें सिरे से खारिज कर दिया है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।